तो आइए दोस्तों, अब तक हमने रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किया। यह सीखा कि रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान के जनक क्या हैं। वहाँ पर हमने यह देखा कि पदार्थों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है, यानी कि पदार्थों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही रसायन विज्ञान है। तो उसके बाद हमने पदार्थों के ऊपर अध्ययन किया। हमने यह सीखा कि पदार्थ किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, पदार्थ किन प्रकारों में पाए जाते हैं, यह पदार्थ होते क्या हैं। तो उस चैप्टर में हमने यह सीखा कि पदार्थ तो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। यह सूक्ष्म कण जो सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, यानी कि पदार्थ से सबकी छोटी अवस्था, पदार्थ की सबसे निम्न अवस्था, जिसमें पदार्थों को और छोटा न किया जा सके, वही परमाणु होता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जी ने बताया था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि परमाणु का यह इतिहास क्या है, कहाँ से परमाणु शब्द प्रचलन में आया, कहाँ से एटम शब्द प्रचलन में आया, कहाँ से एटम शब्द प्रचलन में आया, कहाँ से परमाणु शब्द प्रचलन में आया। तो अब हम इस वीडियो में परमाणु की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। परमाणु को यह बताया गया कि यह सूक्ष्मतम था, यह अविभाज्य था। अब हम देखेंगे क्या वाकई में यह सूक्ष्मतम है, क्या यह अविभाज्य है, क्या इसको और बांटा नहीं जा सकता। यह पूरी जानकारी इस वीडियो में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु की हिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग देखेंगे परमाणु शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो लिखा हुआ है भारतीय दार्शनिक। यहाँ पर मैं दो दार्शनिकों का नाम लूँगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि के अलावा हमें अपने हिस्ट्री पे, विज्ञान के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण, हमारे पूर्वज के क्या कह गए थे, ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं। महर्षि कणाद, और दूसरा नाम हम इसी साथ ले लेते हैं, पकुद कात्यायन। क्या है, महर्षि कणाद और पकुद कात्यायन। यह दो रसायनज्ञ जो भारत से थे, लेकिन हम इनको रसायनज्ञ नहीं, एक तरह से दार्शनिक देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च नहीं किया था। इनके जितने भी मत दिए गए थे परमाणु के बारे में, वह केवल इनके खुद के विचार थे, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की वैज्ञानिक रिसर्च नहीं किया था। कोई भी हमें ऐसा डेटा नहीं मिलता है। तो इन दार्शनिकों में महर्षि कणाद का नाम प्रमुख है। इन्होंने यह बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता, और वह कण अविभाज्य होता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, वह कण अविभाज्य होता है, जिसको दोबारा काटा नहीं जा सकता। आइए डिटेल में अध्ययन करते हैं। महर्षि कणाद ने बताया, जब किसी पदार्थ को हम काटते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं छोटे से छोटे भागों में, यानी कि किसी एक चट्टान को ले, उसको हथौड़े से पीट कर छोटा करें, छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, उसको छोटा करें, उससे छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम छोटे से छोटे टुकड़े को तोड़ते चले जाएं, काटते चले जाएं, तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो प्राप्त होगा, सबसे छोटा टुकड़ा, हो सकता हुआ आंखों से भी ना दिखे, जो सबसे छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा, जिसको हम लोग दोबारा नहीं तोड़ सकते, दोबारा नहीं काट सकते, अविभाजित, जो दोबारा विभाजित ना हो, वह सबसे लास्ट स्टेप, जहां से उसको दोबारा विभाजित न किया जा सके, जो काटा नहीं जा सकता, उसके अलावा उसको और काटा नहीं जा सकता, वह अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी, वह अंतिम अवस्था एटम कहलाएगी। इन्होंने उस अंतिम अवस्था को नाम दिया परमाणु।
इन्होंने उस अंतिम अवस्था को नाम दिया परमाणु। यह विचार थे महर्षि कणाद के। सर्वप्रथम विश्व में इन्होंने यह बात बताई थी और इसके बाद कुछ जो है कि दिनों बाद या कुछ सालों बाद आए पकुद कात्यायन। ये भी थे कहाँ के? भारतीय दार्शनिक थे। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद और पकुद कात्यायन, नाम याद होगा। पकुद कात्यायन जी ने यह बताया कि जो सबसे सूक्ष्मतम कण है और जो अविभाज्य कण है वह कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। यह सूक्ष्मतम कण यानी कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। सूक्ष्मतम कण कभी स्वतंत्र नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? यह कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। और जब यह अकेला नहीं पाया जाएगा इसका मतलब कि यह हमेशा एक दूसरे परमाणुओं से मिलकर बना होगा, संयोग करके बना होगा, संयुग्मित अवस्था में होगा। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? वही अवस्था कहलाती है पदार्थ। यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण सूक्ष्मतम कण परमाणु है जो अविभाज्य है, जिसको काटा नहीं जा सकता। पकुद कात्यायन ने आगे स्पष्ट किया कि वह कभी स्वतंत्र नहीं रहता, वह अकेला नहीं रहता, और जब वह संयुग्मित अवस्था में रहता है, एक दूसरे से जकड़ के रहता है, पकड़ के रहता है, तो वही पदार्थ कहलाता है, वही द्रव्य कहलाता है। तो ये हमने सीखा कि भारतीय दार्शनिक थे और इसके बाद कुछ यूनानी दार्शनिक भी आए जिन्होंने अपने विचार परमाणु के बारे में प्रस्तुत किए। तो मैं उनके बारे में भी बता देता हूं। अगर ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग यूनानी दार्शनिक के बारे में, देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। ये बातें जो बताई जा रही हैं यह परमाणु के इतिहास में सबसे प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। यूनानी दार्शनिकों में दो नाम मैं लूँगा, ल्यूसिपस और दूसरा नाम है डेमोक्रिटस। मिलता जुलता नाम है, थोड़ा बोलने में अजीब है क्योंकि यूनानियों के नाम है। यूनान जहाँ पर ग्रीक भाषा बोली जाती है, ग्रीक भाषा, तो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ये दो दार्शनिक थे, यूनान के थे। और इन्होंने ये बताया कि यह जो परमाणु है वह सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है। इन्होंने बस वही बातें दोहराई कि सूक्ष्मतम भी है, अविभाज्य है। और इन्होंने एक काम जो आगे किया, इन्होंने दोनों लोगों ने अविभाज्य बताया कि चूंकि यह अविभाज्य है, इसको और काटा नहीं जा सकता, इसलिए ग्रीक लैंग्वेज में अविभाज्य शब्द के लिए एक स्पेशल वर्ड है एटम्स। एटम्स एक स्पेशल वर्ड है, एटम्स। एटम्स नहीं, पहले यह एटमोस हुआ करता था, एटमोस। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड हुआ अविभाज्य के लिए, एटमोस। एटमोस का मतलब है जिसको और काटा नहीं जा सकता। यही एटमोस शब्द से हमें निकला एटम शब्द। इसी एटमोस शब्द से एटम शब्द निकला, अविभाज्य। और ग्रीक लैंग्वेज में अविभाज्य को एटमोस कहा जाता है। इसी एटमोस शब्द से एटम शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि परमाणु शब्द प्रचलन में आया। हिंदी में परमाणु और यही ब्रिटिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में एटम, यह निकला है ग्रीक वर्ड से। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटमोस शब्द या फिर एटम शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है? ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। या एटम शब्द का पूर्व नाम क्या था? तो इसको एटमोस कहा जाता था। बाकी इन्होंने भी वही बातें बताई जो भारतीय दार्शनिकों ने बताई थी। तो यह रहा परमाणु का इतिहास, एटम का इतिहास। एटमोस शब्द से एटम निकला और सर्वप्रथम इसके बारे में बताया महर्षि कणाद और पकुद कात्यायन जी ने। और जो दो बातें इन्होंने बताई वह आज भी सत्य हैं। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने यह सीखा कि परमाणु का इतिहास क्या था, कहाँ से उत्पत्ति हुई, लेकिन यह सब केवल अवधारणाएं थी। यह उन दार्शनिकों के अपने मत थे।
यह तब तक 17वीं शताब्दी तक कुछ नहीं सिद्ध किया जा सका था कि परमाणु आखिर होता क्या है। कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च परमाणु के बारे में नहीं हुई थी। लेकिन 18वीं सदी के तक यह कोई भी परमाणु का कोई सिद्धांत नहीं आया था, कोई भी स्पेशल मत नहीं आया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आया था। लेकिन 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के, यह बात याद होनी चाहिए, 18वीं सदी, जब भी 18वीं सदी का बात किया जाए इसका मतलब 1700 कुछ होगा, लेकिन 1800 से पहले बात की जाएगी। ये बातें 1700 प्लस होंगी, लेकिन 1800 से यह पहले की होंगी। 1700 प्लस होंगी लेकिन 1800 से पहले की होंगी। तो 18वीं सदी के लास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। 18वीं सदी के लास्ट में एक वैज्ञानिक हुए थे, यह नाम बताया गया है एंटोनी लेवाजियर जी। इन्हीं को एंटोनी लेवासियर भी कहते हैं। एंटोनी लेवाजियर या फिर एंटोनी लेवासियर, इन्होंने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इन्होंने एक मत दिया, एक सिद्धांत दिया जो वैज्ञानिक दृष्टि से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाया। यानी कि यहाँ से लोगों की रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सोच बदलने लगी। यह सिद्धांत था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनी लेवाजियर द्वारा 18वीं सदी में एक सिद्धांत दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में, 1789 थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने में कि कैसे हम सन को याद करें। तो कुछ नहीं, अगर हमें ध्यान में है कि 18वीं सदी के अंत में दिया गया था, तो 1789 की तुलना कर लेते हैं 1790 से। 90 से एक कम है, तो 1790 से बस एक कम है, कौन सा, 1789। इस तरह से हमें माइंड में हमेशा बना रहेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया था 1789 में, जो एंटोनी लेवाजियर यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, उनके द्वारा दिया गया था। अब देख लेते हैं कि यह जो नियम है, यह सिद्धांत है, यह क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यह बताता है कि किसी भी अभिक्रिया, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू की जाए, तो वह अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं। पहले तो अभिकारक होते हैं और अभिक्रिया के बाद उत्पाद उत्पन्न होते हैं। यानी कि अभिक्रिया जब कोई करी जाती है तो उसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन्हीं रिएक्टेंट को अभिकारक, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, और प्रोडक्ट को उत्पाद कहा जाता है। मेरे साथ बने रहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आया था, उसने यह बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किया जाता है तो उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक आपस में मिलते हैं, वह जब यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, वह उस प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होता है वह बराबर होता है रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर। जैसे कि हम अगर देख लेते हैं, दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, जब इनका केमिकल रिएक्शन करवाया जा रहा है, यहाँ पर सी और डी प्राप्त हो रहे हैं। एक रिएक्टेंट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। जब रिएक्टेंट को हम, इनका मान लीजिए 5 केजी इनका मास है, इसका भी 5 केजी मास है, तो टोटल मास हो गया 10 केजी। रिएक्शन जब इधर हो गया तो इधर भी हम इन दोनों का मास, चाहिए भले 3 हो, अगर यह 3 होगा तो यह वाला जो 7 होगा, अगर यह 5 होगा तो यह 5 होगा, यानी कि इधर भी टोटल मास हमें 10 किलोग्राम प्राप्त होगा। कहने का मतलब है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के सर्वथा बराबर होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षित, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, खत्म नहीं होता। इधर का जितना द्रव्यमान रहेगा इधर उतना मिल जाएगा। तो द्रव्यमान की न कहीं नष्ट हुआ, न द्रव्यमान की उत्पत्ति हुई।
तो कहने का बस एक ही मतलब है कि इस नियम से हमें बस यह पता चलता है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, उस रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के हमेशा बराबर रहता है, द्रव्यमान की कहीं पर हानि नहीं होती, कहीं पर नष्ट नहीं होता है। इस नियम के थ्रू हमने यह सीखा। आगे हम अगला नियम जो देख रहे हैं वह प्राउस्ट जी के द्वारा दिया गया था। जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है, एक चीज और ध्यान देते हैं, यह नियम दिया गया था प्राउस्ट के थ्रू, यह नियम प्राउस्ट जी के द्वारा दिया गया था। और यह कब दिया गया था? 1799। पहला वाला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था 1789। ठीक 10 साल के बाद 1799 में, यानी कि 18वीं सदी का जो लास्ट ईयर था 1800, उससे एक साल पहले यह दिया गया था 1799 में प्राउस्ट जी के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब देख लेते हैं कि यह नियम हमें क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें यह बताता है कि जब भी हम कोई भी अपक्रिया करते हैं तो उसमें कोई भी अपक्रिया करते हैं तो उसमें जो तत्व शामिल होते हैं उन तत्वों का जो द्रव्यमान होता है हमेशा सदैव बना रहता है। जैसे ले लेते हैं H2O को ले लेते हैं। H2O से सभी लोग परिचित होंगे। जल एक यौगिक है, तो इस यौगिक में जल एक यौगिक है। यौगिक कैसे है भाई? यौगिक की परिभाषा बताया गया है कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के संयोग को ही यौगिक कहते हैं। यहाँ पर दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों से मिलकर जल बना है। तो यहाँ पर मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जो यह जल है इसके द्रव्यमान का जो अनुपात है, तो इसके द्रव्यमान का अनुपात है, जल के द्रव्यमान का अनुपात 1:8, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसमें यौगिक में सम्मिलित हैं उन दोनों का अनुपात 1:8 है। यह अनुपात चाहे इस समय देख लीजिए बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, चाहे बारिश का जल हो या फिर नदी का जल हो, नाले का जल हो, कुएं का जल हो, कहीं का भी जल हो, बिस्लेरी वाटर हो हमारा, कहीं कोई भी जल हो, हर प्रकार के जल में जो यह द्रव्यमानों का अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 है, सदैव स्थिर रहता है। स्थिर मतलब कि बदलता नहीं है। कोई भी जल हो, चाहे हम उसको प्रयोगशाला में बनाएं, वह अनुपात सदैव 1:8 ही पाया जाएगा, न कि 1:4 हो जाए, कभी नहीं, वह हमेशा 1:8 ही रहेगा। तो यह नियम बताया कि जो इसमें तत्वों का अनुपात है किसी यौगिक में, चाहे कितनी भी रासायनिक क्रिया हो जाए, अगर हमें वही यौगिक प्राप्त हो रहा है तो वह अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, कभी नहीं चेंज होगा। और यह नियम प्राउस्ट जी के द्वारा दिया गया है 1799 में। पहला नियम 1789 में दिया गया था, दूसरा नियम 1799 में। दोनों हमें याद हो जाएंगे 18वीं सदी के, 90 से एक पहले, 100 से एक पहले। आइए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यह जो दो नियम थे, यह तो हमें केमिस्ट्री की मूल रूप से परिचय करवाए कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, और केमिस्ट्री की उत्पत्ति में, केमिस्ट्री के विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। यह नियम शुरू में भी सही थे, पहले भी सही थे, आज भी सही हैं, हमेशा सही रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि 18वीं शताब्दी के अंत में रसायन विज्ञान की नींव पड़ चुकी थी दो नियम से, स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब देखते हैं, जैसे ही 19वीं सदी प्रारंभ हुई, यानी कि 18वीं सदी खत्म हुई, 19वीं सदी का शुरुआत हुआ, उसके 2-3 साल बाद ही एक वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हम लोग देखेंगे, जॉन डाल्टन।
जॉन डाल्टन जी, इन्होंने 1803 ईस्वी में, यानी कि यह 19वीं सदी आ गई, 1800 के बाद की बात है तो यह 19वीं सदी होगी। जॉन डाल्टन जी ने 1803 ईस्वी में अपना जो है परमाणु मॉडल दिया। परमाणु के बारे में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परिभाषाएं दी, पहली बार परमाणु के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पेश किया अपने अनुसंधानों के थ्रू। इससे पहले जो परमाणु के बारे में बताया गया था कि कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार 19वीं सदी में 1803 में डाल्टन जी ने वैज्ञानिक ढंग से परमाणु को परिभाषित किया। तो क्या परिभाषित किया इन्होंने बताया, मैं इसको पॉइंट के रूप में लिख देता हूं, आसानी होगी। 5 पॉइंट बताए जॉन डाल्टन जी ने, 5 पॉइंट बताए। इन 5 पॉइंट को देखिए, पूरा डाल्टन जी का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट वही बताया गया जो महर्षि कणाद जी बताए थे, परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है। दूसरा यह बताया इन्होंने कि परमाणु जो है अविभाज्य है, इसको भी बताया था कणाद जी ने, अविभाज्य है और अविनाशी है। और तीसरी बात इन्होंने बताई थी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग तत्वों के साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। अभी और डिटेल में बता रहा हूँ सभी पॉइंट के बारे में। इसके बाद इन्होंने बताया कि अलग अलग तत्व अलग अलग अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और फिर इसके बाद बनाते हैं यौगिक। अलग अलग तत्व अलग अलग अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। पांचवी बात इन्होंने बताई, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाओं में यह परमाणु क्या क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। उसके बाद सेपरेट होते हैं और क्या होते हैं, रीअरेंज्ड होते हैं। पांचों पॉइंट को एक बार देखते हैं। जॉन डाल्टन जी ने 1803 में अपना परमाणुवी मॉडल दिया। इसमें इन्होंने बताया कि परमाणु जो है किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु किसी द्रव्य का अविभाज्य कण है, यानी कि इसको और छोटा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके साथ इन्होंने यह भी बताया कि यह अविभाज्य तो है ही, उसके साथ अविनाशी भी है, यानी कि अविनाशी, विनाश मतलब नष्ट करना, अविनाशी जिसको नष्ट नहीं किया जा सकते। तो इन्होंने बताया कि अविभाज्य भी है, उसके साथ परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है कि अलग अलग साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के तत्व, हर तत्व के पास अपना खुद का अलग प्रकार का परमाणु होता है और उन परमाणुओं के साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज़ें, यानी कि उनका आकार भी अलग होता है, उनका द्रव्यमान भी अलग होता है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बाद
चौथी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग तत्व अलग अनुपात संयोग। बस इन्हीं तीन शब्दों से हम लोग सीख लेंगे कि कहना क्या चाहते हैं डाल्टन जी। अलग तत्व, अलग अलग तत्वों को अलग अलग अनुपातों में मिलाने से, अलग अलग प्रकार के तत्वों को अलग अलग अनुपातों में मिलाने से, हमें संयोग करने से हमें बनता है यौगिक। अलग अलग तत्वों को अलग अलग अनुपातों में संयोग कराने से, जोड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगर हम जल का निर्माण करना चाहते हैं H2O का, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा। अगर हम किसी दूसरे यौगिक का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे CH3CHO का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात अलग हो जाएगा। हर प्रकार के कंपाउंड में, हर प्रकार के यौगिक के निर्माण में उन्हीं तत्वों का अनुपात अलग हो जाएगा। इसके बाद यह भी चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जब इन परमाणुओं के थ्रू जब रासायनिक अभिक्रियाएं हम करवाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में यह परमाणु एक जगह से दूसरी जगह कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं। कहीं कहीं पर किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है यह सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से अलग हो जाएं, रीअरेंज्ड, या एक जगह से हटे दूसरे जगह जाके सेट हो जाएं और वहां वाला उसके साथ सेट हो जाए। रीअरेंज्ड का मतलब क्या हुआ? एक के साथ हम हटे, दूसरा हमसे सट गया, हम उसके यहाँ जाएंगे तो उसके साथ, मतलब इधर से गए हम उधर सेट हो गए, उधर वाला इधर आके सेट हो गया, रीअरेंज हो गए, यानी कि व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित हो गए। रासायनिक अभिक्रिया में यह एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, यह सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और रीअरेंज्ड होते हैं। पांचों पॉइंट क्लियर हो गए। जॉन डाल्टन जी के द्वारा 1803 ईस्वी में यह परमाणु मॉडल पेश किया गया था। लेकिन इसके साथ यह भी मैं ध्यान दिलवाऊंगा कि यह मॉडल हमेशा के लिए सार्वभौमिक सत्य नहीं था। इसकी कुछ बातें, जैसे यह अविभाज्य नहीं है तो यह अविभाज्य है, यह पॉइंट गलत हो जाएगा। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसे हैं जो इन्होंने बताई, वह भी आगे चल के गलत सिद्ध हो गई। तो इनकी कमियों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनकी सबसे बड़ी कमी थी, इनके मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी वह यह थी कि इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वह अविभाज्य है, लेकिन परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु को बांटा जा सकता है, परमाणु को बांटा जा सकता है। जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो इन खोजों ने यह दर्शाया कि परमाणु से छोटे भी कण मौजूद होते हैं उसी परमाणु के अंदर, यानी कि परमाणु का निर्माण भी कई प्रकार के छोटे कणों से हुआ है। अर्थात यह सिद्ध होता है कि परमाणु से छोटे कण होते हैं तो परमाणु को और छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहली परमाणुवी ढंग से परिभाषा देने वाले या परमाणु के बारे में बताने वाले जॉन डाल्टन जी थे, लेकिन उनके सिद्धांत की कुछ बातें भी गलत सिद्ध हो गई। लेकिन हम अगले कुछ सिद्धांतों के बारे में जानने से पहले यह देख लेते हैं कि आखिर परमाणु है क्या, परमाणु अणु होते क्या हैं, इनमें क्या मेन अंतर होता है, और तत्व यौगिक को इनसे रिलेट करके कैसे बताया जाए। तो आइए मैं आपको परमाणु की एक्चुअल डिफिनीशन देता हूं जो सार्वभौमिक सत्य है। परमाणु क्या होता है? पॉइंट देखिए, हमेशा परिभाषा अपने आप बना लेंगे। सूक्ष्मतम, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यह बात नोट होनी चाहिए। बस 3 वर्ड याद रखिए, पूरी परिभाषा एटम की आप खुद बना लेंगे। सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, अकेले नहीं रहता, हमेशा एक दूसरे से संयोग करके रहता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। देखिए, किसी भी द्रव्य का
वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तीन चीजें, सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। इसके साथ ही हम रिलेट करके इसी से अणु की भी डिफिनेशन बता देते हैं। अणु क्या होता है? परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं अणु क्या होता है। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, इसकी डिफिनेशन को भी हम लोग एटम से रिलेट करके याद करेंगे ताकि हमें पूरी तरह से याद रहे। यहां देखिए, अणु क्या होता है? किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण। परमाणु के लिए हम लोग सूक्ष्मतम शब्द का प्रयोग करते थे। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा से छोटा। अणु के लिए हम लोग सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करेंगे जो उचित रहेगा। किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण यानी कि छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और उसके साथ रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है लेकिन कोई भी अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु जब भी भाग लेता है वह परमाणु के रूप में लेता है, यानी कि अणु भाग नहीं लेता, वह परमाणु ही लेता है। तो किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। और इसके साथ ही एक चीज और बताऊंगा कि तत्व और यौगिक क्या होता है। यह मॉलिक्यूल 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। समपरमाणुक और विषम परमाणुक। नाम से इसको पूरी तरह से समझा जा सकता है कि आगे मैं क्या कहने वाला हूं। समपरमाणुक होमो मॉलिक्यूल्स और इधर हो जाएगा हेटेरो। विषम है तो हेटेरो मॉलिक्यूल्स। होमो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब समान प्रकार के समपरमाणु, समान प्रकार के अणु, जब समान प्रकार के परमाणु मिलकर किसी तत्व का, किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का निर्माण करते हैं तो वह होमो मॉलिक्यूल्स या समपरमाणु कहलाते हैं। ऐसे जो अणु होते हैं होमो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जब समान प्रकार के परमाणुओं से पदार्थ का निर्माण होता है। अगर पदार्थ का निर्माण हेटेरो मॉलिक्यूल्स, विषम प्रकार के परमाणु, विषम मतलब असमान प्रकार के परमाणुओं से होता है तो ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं? हेटेरो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। समपरमाणु जैसे हम लोग ले लेते हैं, गैस ले लिए हाइड्रोजन गैस H2, या फिर नाइट्रोजन गैस ले लिए N3, ऑक्सीजन गैस ले लिए O2। समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन है समान प्रकार के, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के हैं। तो यह जो अणु होंगे यह समपरमाणु या होमो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। विषम प्रकार में हम लोग जल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के परमाणु हो गए तो यह विषम परमाणु कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि तत्व से कैसे रिलेट करेंगे। जब यह समान प्रकार के परमाणु होंगे तो यही कहलाएंगे तत्व, और अगर यह विषम प्रकार के परमाणु होंगे तो यह कहलाएंगे यौगिक। अब परमाणु के आधार पर तत्व और यौगिक को समझना बहुत ही आसान हो गया है। समान प्रकार के परमाणु तत्व कहलाएंगे, असमान प्रकार के परमाणु यौगिक कहलाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के बाद
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी खोज कब हुई और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस किस अवस्थाओं में यह कहाँ कहाँ पर परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ थियरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। यह सब मैं अपनी अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और एक बात ध्यान रखिए, गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि केमिस्ट्री के साथ ऐसे जुड़ जाओगे, समझो एकदम चटनी की तरह चाट जाओगे पूरी केमिस्ट्री को। लोग बच्चे यहाँ से भागते हैं, लेकिन मैं पूरी केमिस्ट्री को आपके साथ जोड़ के रखूंगा। जब भी किताब उठाओगे, पहली बार केमिस्ट्री की ही किताब उठाओगे, पूरी केमिस्ट्री को एकदम हलवा बना दूंगा, यह मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अल्फा क्लासेस के साथ बने रहिए, मेरे हर एक वीडियो को क्रम से देखते जाइए, पूरी केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।